हेलो बच्चों, मैं हूँ विमल प्रताप। आज हम लोग जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर थर्ड का जो है थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। फिर इसके बाद जो है हम लोग रेगुलेशन ऑफ किडनी पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद जो है कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इसमें जो है हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर फिजियोलॉजी का देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ये इसके अंदर जो है हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, यूरिन के कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, देखिए क्या बता रहा है भाई, क्या बता रहा है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में क्या बता रहा है कि देखिए सबसे पहली बात अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग जब फिल्ट्रेशन देखा हुआ था, हम लोगों ने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखा हुआ था, तो वहाँ पर जो है एक दिन में टोटल जो है कितना फिल्ट्रेट बन रहा था। एक दिन में जो है लगभग 180 लीटर के नियर अबाउट जो है फिल्ट्रेट बनता था। ठीक है, अब सोचिए 180 लीटर के नियर अबाउट एक दिन में जो है फिल्ट्रेट जो है 180 लीटर बनता था, और उसमें यूरिन कितना बनता था। यूरिन जो है हम लोग कह सकते हैं 1.5 से 2 लीटर पर डे कोई पर्सन यूरिन जो है एक्सक्रीट कर सकता है। तो सोचिए कहाँ 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा है और उसमें से जो है 1.5 से 2 लीटर ही सिर्फ और सिर्फ यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, 1.5 टू 2 लीटर्स यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है इन अ डे। ठीक, तो इससे हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि क्या रिजल्ट निकाल के देख सकते हैं कि भाई इसमें जो है लगभग 99% क्या हो जा रहा है, फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो जा रहा है। क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्ब हो जा रहा है। लगभग 99% फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो उसी रीएब्जॉर्प्शन को हम लोग देखने वाले हैं कि ये कैसे किडनी हमारा जो है यूरिन को कंसंट्रेट करता है। इतना फिल्ट्रेट बनने के बावजूद भी जो है इतना कम यूरिन कैसे बन रहा होता है, उसी को जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। या फिर हम लोग कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन में जो है हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है अगर हम लोग एक डायग्राम बना करके देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग नेफ्रॉन को बनाते हैं। नेफ्रॉन को अगर हम लोग बनाएं, ये पीसीटी हुआ करता था, ये इसके बाद हेनेले लूप, ये इसके बाद डीसीटी हुआ करता था, फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। ये इतनी चीज़ें आपको पता है। थोड़ा सा हेनले लूप में मोटा बना रहा हूँ क्योंकि इसमें लिखना है कुछ। ठीक है, ये हो गया हमारा नेफ्रॉन। अब इसके साथ में जो है हम लोग वासा रेक्टा बना लेते हैं। वासा रेक्टा इसके साथ में चलता था ना। ये हो गया वासा रेक्टा। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर फिल्ट्रेट बनता है। ये फिल्ट्रेट ऐसे 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 आगे की तरफ मूव करेगा। अब यही टिब्यूल्स की मदद से ये जो हमारे पीसीटी हैं और डीसीटी हैं और कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पर हम लोग लिख दें अगर ये पीसीटी वाला पार्ट है, ये डीसीटी है, और ये कलेक्टिंग टिब्यूल है या फिर कलेक्टिंग डक्ट, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। और ये क्या है, ये लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले हो जाता है। और ये बगल में जो ब्लड वेसल लगा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। इसको वासा रेक्टा बोलते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर देखिएगा, हम लोगों ने देखा हुआ था यहाँ पर कुछ मिनरल्स का क्या होता था, रीएब्जॉर्प्शन होता था। ठीक, हमको रीएब्जॉर्प्शन देखना है, यहाँ पर सिक्रीशन वाली बात एज सच हमको नहीं देखना है, रीएब्जॉर्प्शन देखना है। यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता था कार्बोनेट आयन का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता था। उसके साथ में क्या होता था, अमोनिया वगैरह जो है रीएब्जॉर्ब होते थे। उसके बाद कुछ मिनरल्स वगैरह रीएब्जॉर्ब होते थे।
ठीक है, मिनरल्स वगैरह रीअब्जॉर्ब हो जाते थे। और यहाँ पर जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता था, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पर वाटर रीअब्जॉर्ब होता था, यहाँ पर ढेर सारा वाटर रीअब्जॉर्ब होता था, यहाँ पर ढेर सारा वाटर रीअब्जॉर्ब होता था। यहाँ पर मैंने जो है ऐसे वाटर निकाल के अलग कर दिया, यहाँ पर ऐसे समझ लो वाटर रीअब्जॉर्ब होता था। अब मैंने 3-4 रो बनाया हुआ है, लेकिन मैंने 2-3 वाटर ही निकाल करके दिखाया है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर ढेर सारा वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है। और यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर NaCl, सॉरी, यहाँ पर NaCl जो है निकलता था। NaCl यहाँ पर लिख लूँ अगर मैं, NaCl रीअब्जॉर्ब होता था। ठीक, यहाँ पर जो है ये NaCl है, ये NaCl दिख रहा है आप लोगों को। वाटर और NaCl यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होता था, और फिर यहाँ पर जो है जा करके वापस से कुछ वाटर और कुछ NaCl रीअब्जॉर्ब होता था। ठीक है, यहाँ पर, ठीक। और उसके बाद जो है मैंने आपको बताया था, यहाँ से कुछ यूरिया जो है रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है, और कुछ वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। ये हम लोगों ने देखा हुआ था पीछे, जब हम लोगों ने रीअब्जॉर्प्शन देखा हुआ था तो वहाँ पर ये सब चीज़ें देखी हुई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन में इनका क्या रोल होगा वो हम लोग जो है पढ़ते हुए चलते हैं और फिर डायग्राम से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द लिम्स ऑफ हेनेले लूप। हेनेले लूप के अंदर जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, या फिर सॉरी फिल्ट्रेट का जो फ्लो हो रहा है वो, और कह रहा है कि फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा आर इन द काउंटर करेंट पैटर्न। काउंटर करेंट पैटर्न में कैसे है, देखिए कहाँ कहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है, देखो फिल्ट्रेट जो है ऐसे नीचे की तरफ बह रहा है ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ बहते हुए चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे जो है फिल्ट्रेट बह रहा है। और वासा रेक्टा में बता रहा है कि जो इसमें ब्लड बहता है ऐसे नीचे की तरफ उल्टा बह रहा है, ऐसे उल्टा बह रहा है, ऐसे उल्टा बह रहा है। तो आप बताइए, ये इससे नीचे जा रहा है, ये इससे ऊपर जा रहा है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसी को क्या बोला जा रहा है, करंट मतलब होता है धारा। तो यहाँ पर लिक्विड ही बह रहा होगा, तो दोनों करंट क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो जा रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं, काउंटर करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटर करंट बोलते हैं। तो वही बताया कि फिल्ट्रेट के अंदर, हेनले लूप के अंदर जो फिल्ट्रेट बह रहा है वो क्या है, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर जा रहा है यहाँ पर, और वासा रेक्टा जो है वो जस्ट हेनले लूप के अपोजिट बह रहा है, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, काउंटर करंट बोलते हैं। तो वासा रेक्टा और हेनले लूप आपस में तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में है ही, उसके साथ साथ में देखिएगा लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा आर ऑल्सो इन द काउंटर करंट पैटर्न। मतलब ये दोनों आपस में भी देखा जाए तो ये लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब, सॉरी डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, ये भी क्या है, आपस में काउंटर करंट पैटर्न में है। और सेम चीज यहाँ वासा रेक्टा में भी जो है, जो इसका डिसेंडिंग है और जो इसका असेंडिंग है, ये भी दोनों क्या है आपस में, मतलब ये वासा रेक्टा खुद में भी क्या है, काउंटर करंट में है, क्योंकि एक तरफ इसमें जो है नीचे आ रहा है, एक तरफ इसमें ऊपर जा रहा है। तो वासा रेक्टा आपस में भी काउंटर करंट में है और हेनले लूप आपस में भी काउंटर करंट में है, और वासा रेक्टा हेनले लूप ये भी दोनों आपस में काउंटर करंट में होते हैं। ये चीज हमको पता चली। आगे देखते हैं, आगे क्या बता रहा है, दिस मैकेनिज्म कॉजेज द ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। अब इस मैकेनिज्म की वजह से जो दोनों, इन दोनों के अंदर जो मतलब जिन दोनों, मतलब दोनों में क्या हो रहा है, हेनले लूप और वासा रेक्टा में काउंटर करंट होने की वजह से, काउंटर करंट होने की वजह से क्या हो रहा है, देखिएगा मैं इसको मिटा देता हूं। इसको अगर मिटा दूं तो आपको दिखाऊं, देखिए दोनों क्या है, एक दूसरे के काउंटर में थे, ये हमको पता चल चुका है। ठीक है, अब इन दोनों के काउंटर करंट होने की वजह से जो है
जो अब ये क्या है, ये नेफ्रॉन कहाँ पर होगा, मेडुलरी पिरामिड में, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड या फिर कह सकते हैं किडनी के अंदर जो मेडुलरी रीजन में जो पिरामिड्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग रीनल पिरामिड या फिर मेडुलरी पिरामिड बोलते थे, उसी के अंदर ये धंसा हुआ है, ठीक है। तब इनकी वजह से जब यहाँ पर वाटर भर जाएगा, यहाँ पर NaCl भर जाएगा, तो मेडुलरी पिरामिड के अंदर क्या होता है, केमिकल आयंस के कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, केमिकल आयंस के कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो उसकी वजह से ही क्या होता है, उसकी वजह से ही ये सारे केमिकल आयंस जो है अंदर बाहर हो रहे होते हैं, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि दिस मैकेनिज्म कॉजेज द ऑस्मोलरिटी, ऑस्मोलरिटी का मतलब यहाँ पर होता है केमिकल आयंस का कंसंट्रेशन, मतलब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को ही बोलते हैं ऑस्मोलरिटी, ठीक है। उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, ग्रेडियंट मतलब होता है डिफरेंस, मतलब कहीं पर जो है ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा, कहीं पर ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा, इसी को बोलते हैं डिफरेंस। कैसा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कह रहा है कि दैट इज फ्रॉम 300 ऑस्मोल पर लीटर इन द कॉर्टेक्स टू अबाउट 1200 ऑस्मोल पर लीटर इन द इनर मेडुला। कहने का तात्पर्य यह है कि ऊपर की तरफ कॉर्टेक्स रीजन होगा, जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे मेडुला वाला रीजन बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ये क्या है, कॉर्टेक्स, और ये वाला रीजन को हम लोग बोल देते हैं आउटर मेडुला, क्योंकि ऊपर की तरफ है आउटर मेडुला, और ये अंदर की तरफ है तो इसको हम लोग बोल देते हैं इनर मेडुला, इनर मेडुला बोल देते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा। वही चीज यहाँ पर लिखा है कि ऊपर की तरफ 300 ऑस्मोल पर लीटर है। ऑस्मोल पर लीटर का मतलब यहाँ पर है कि 1 लीटर में कितने इलेक्ट्रोलाइट्स जो है भरे हुए होंगे, उसकी बात कर रहा है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ता चला जाएगा। तो 300 से 1200 जा रहा है, तो हम तो लोग 300 से 1200 यहाँ पर लिख भी लेते हैं, 300 से 1200 लिखते हैं। तो इसको यहाँ पर इसी के अंदर लिख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए अब बाहर की तरफ है 300, ठीक है, अंदर की तरफ ऐसे 400, फिर मान लीजिए 500, फिर ऐसे 600, फिर ऐसे 700, फिर ऐसे 800, फिर ऐसे 900, फिर यहाँ पर मान लीजिए 1000 हुआ, यहाँ पर 1100, फिर ऐसे क्या हो गया 1200 हो गया, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऊपर से नीचे तक ऐसे ऐसे बढ़ते चला आ रहा है, ठीक है, चला आ रहा है। इसी को जो है हम लोग ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट बोल देते हैं, ठीक है। कह रहा है दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय द NaCl एंड यूरिया। ये जो ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा होता है ये ज्यादातर जो है NaCl और यूरिया की वजह से, ये NaCl हो जाता है, ये यूरिया हो जाता है, इसकी वजह से जो है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है या फिर ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट क्रिएट होता है। आपको ये ध्यान देना है कि मेडुलरी पिरामिड के अंदर किसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, तो यूरिया और NaCl की वजह से जो है ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा होता है। आगे क्या कह रहा है, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ फेनिल लूप एंड यूरिया बाय द वासा रेक्टा। अब देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा क्या कह रहा है, देखो डायग्राम में देखिएगा। देखो यहाँ पर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनले है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, असेंडिंग लिम्ब हो जाता है, ठीक, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है असेंडिंग लिम्ब हो जाता है। असेंडिंग लिम्ब क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर क्या करता है, ये NaCl क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, NaCl लेकर के ऊपर जाता है, लेकिन NaCl क्या कर रहा है, रिलीज कर देता है, NaCl रिलीज कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर जो यूरिया है, यहाँ पर जो यूरिया होता है, देखो कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, यूरिया थोड़ा सा निकाल देता है। तो जैसे यूरिया यहाँ पर मेडुलरी पिरामिड के अंदर आता है, यहाँ से ये निकल करके चला जाएगा किसके अंदर, वासा रेक्टा के अंदर चला जाएगा, और ये यूरिया क्या करेगा, आगे की तरफ लेकर के बढ़ जाएगा, वासा रेक्टा लेकर के आगे की तरफ बढ़ जाएगा। वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहा है कि NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनले एंड यूरिया बाय वासा रेक्टा। वासा रेक्टा जो है यूरिया को कैरी कर ले रहा है। आगे देखिए कह रहा है NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनले इज एक्सचेंज बाय वासा रेक्टा। क्या कह रहा है, आगे देखिए डायग्राम में अगर हम लोग देखते हैं, कह रहा है जो NaCl असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनले निकाल रहा है, कैरी करके तो ले जा रहा है और बाहर की तरफ रिलीज कर देता है, और बाहर की तरफ से क्या करता है, ये वासा रेक्टा इसको उठा लेता है, वासा रेक्टा क्या करता है, इसको उठा लेता है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है ये चीज समझिएगा, यहाँ पर उठाने के बाद NaCl उठा क्यों ले रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्या है, वाटर कंसंट्रेशन इसके अंदर ज्यादा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर क्या करेगा, नमक को अट्रैक्ट करेगा, नमक वहां पर जाना चाहेगा जहां पर वाटर होगा, ठीक है। तो वैसे भी यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है,
इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हो रहा है, ऊपर से जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहा है ज्यादा हो रहा है, तो वाटर भी क्या करेगा यहाँ पर निकलने लगेगा इससे, और ये क्या करेगा NaCl को एब्जॉर्ब करना चालू कर देगा और यहाँ से यूरिया को भी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वाशर एक्टा के अंदर क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा रहा होगा, इसकी वजह से ये क्या कर रहा है, NaCl को एब्जॉर्ब कर रहा है और यूरिया को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से NaCl निकल गया, यहाँ से यूरिया निकल गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या बता रहा है। चलो यहाँ तक ये चीजें हो गई, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। यूरिया ट्रांसपोर्टेड बाय कलेक्टिंग डक्ट इंटर्स इनटू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनेले लूप। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे भी यही बता रहा है कि यहाँ पर जो यूरिया था, यूरिया जो है जो क्या कर रहा था, कलेक्टिंग डक्ट रिलीज कर रहा था, वो क्या कर रहा है, वाशर एक्टा एब्जॉर्ब करता था। वाशर एक्टा एब्जॉर्ब करके क्या कर रहा है, कलेक्टिंग डक्ट क्या कर रहा है, यूरिया ट्रांसपोर्टेड बाय कलेक्टिंग डक्ट इंटर्स इनटू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनेले। ये एब्जॉर्ब करने के बाद, ये जो है एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से यूरिया को एब्जॉर्ब करके ये क्या कर देगा, दे देगा किसको, हेनेले लूप के असेंडिंग लिम्ब को। यहाँ पर यूरिया चला आएगा और NaCl क्या हो रहा था, यहाँ से निकल के, यहाँ से निकल के, यहाँ से निकल के जो इसमें चला जाता था। ये देखो ऐसे हम लोगों ने अभी देखा, NaCl क्या होता है, ये वाशर एक्टा क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनेले। NaCl एब्जॉर्ब करके क्यों ऐसा कर रहा था, मैंने आपको बताया क्योंकि इसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन क्या था, ज्यादा था, तभी तो ये एब्जॉर्ब कर पा रहा है। वाटर क्या करेगा, नमक को अट्रैक्ट करेगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं नमक क्या करेगा, वाटर को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे के मतलब वाइस वर्सा बोल सकते हैं ये। ठीक है, यहाँ पर वाटर इसके अंदर भरा हुआ तो NaCl को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब क्या होगा, ये वापस यहाँ से NaCl ऐसे घूमते 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 अब जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ता चला जाएगा। नमक एब्जॉर्ब करते करते क्या होगा, नमक का कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा हो गया। अब ऐसे ऐसे जैसे जैसे जब यहाँ पे आगे चलेगा, आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते जो है जब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नमक का कंसंट्रेशन क्या हो गया होगा, वाशर एक्टा के अंदर ज्यादा हो गया है और बाहर की तरफ वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, बाहर की तरफ वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये NaCl को रिमूव कर देगा। यहाँ पर क्या करेगा, ये NaCl को निकालेगा, यहाँ पर ये NaCl को निकालने लगेगा और वाटर जो है इसके अंदर जाने लगेगा, वाटर इसके अंदर जाने लगेगा। अब आप कहेंगे सर NaCl निकाल रहा है, वाटर क्यों उसके अंदर जा रहा है, तो भाई इतना भी NaCl वो पूरा निकाल नहीं पाएगा, तब तक पानी देखेगा कि इसके अंदर क्या है, नमक भरा हुआ है, तो पानी कूद करके इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, वाशर एक्टा के अंदर चला जाएगा। तो इसी मैकेनिज्म की वजह से जो है जब यहाँ से फिल्ट्रेट आगे की तरफ बढ़ रहा है तो वाटर बाहर निकल जाता है। क्यों, क्योंकि वाशर एक्टा ने क्या किया था, यहाँ पर इस इंटरस्टिशियम में, मेडुलरी स्पेस में क्या किया था, वाशर एक्टा ने नमक भर दिया था। उस चक्कर में हेनरी लूप से नमक बाहर पानी बाहर निकल के चला था, क्योंकि बाहर नमक ज्यादा था। जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा था, तो पानी बाहर निकल गया, यूरिन कंसंट्रेट हो गया। ठीक है, वाटर कंसंट्रेशन कम हो गया यूरिन के अंदर, तो यूरिन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ पर देखा पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ से नमक बाहर की तरफ निकल गया और यहाँ से यूरिया भी क्यों निकल के आ जाता है, ताकि जो है ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहे, या फिर रीनल पिरामिड के अंदर, किडनी के पिरामिड के अंदर जो है, या मेडुलरी पिरामिड के अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहे। जो ये 300 400 500 मैंने लिखा हुआ है, इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहे, इसी वजह से यूरिया भी जो है बाहर निकल के आया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से नमक बाहर निकलेगा, वाटर इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, थोड़ा सा वाटर भी क्या होता है यहाँ पर इससे बाहर निकलता ही है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वाटर बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखना है। तो यहाँ से पानी एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ से नमक एब्जॉर्ब हुआ। इस चक्कर में जब तक यूरिन आगे बढ़ता है तब तक बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो चुका होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जब यहाँ पर यूरिया भी निकला हुआ था, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा वाटर का एब्जॉर्प्शन और हो जाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन और हो जाता है, ताकि जो है मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन हो सके। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ था, दिस स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ exchange between the Henle loop and washer acta is called the counter current mechanism। तो यूरिन का कंसंट्रेशन किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, ये स्पेशल अरेंजमेंट को काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। द अरेंजमेंट हेल्प इन कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट। ये मैकेनिज्म क्या मदद कर रहा है, फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने में मदद कर रहा है, ताकि यूरिन का कंसंट्रेशन क्या हो सके, ज्यादा हो सके। ठीक है, तो ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स, लगभग 4 गुना। ठीक है, जितना फिल्ट्रेट बन रहा है उसका 4 गुना ज्यादा जो है यूरिन को कंसंट्रेट कर सकता है फ्रॉम द इनिशियल फिल्ट्रेट। जितना इनिशियल फिल्ट्रेट बना हुआ था उसका जो है 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेट करके यूरिन बना सकता है। सोचो कितना ज्यादा बन रहा था फिल्ट्रेट। ठीक है, फिल्ट्रेट बहुत ज्यादा बन रहा था, लेकिन यूरिन का कंसंट्रेशन क्या हो जा रहा है, उससे
ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब बहुत कम अमाउंट में यूरिन बन रहा है। देखो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ से देखो 300, 400, 500, 1000, 1200 करके दिखाया गया है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा होगा, यहाँ से वाटर बाहर की तरफ निकल रहा होगा, देखो ऐसे वाटर निकल रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, देखो नमक निकल रहा है, यहाँ से नमक निकल रहा है, यहाँ से नमक निकल रहा है। ठीक है, तो नमक क्या करता है, यहाँ पर रिएब्जॉर्ब हो जा रहा है, यहाँ पर नमक, ये वही चीज़ है, ये वासा रेक्टा, इसी को बगल में ऐसे लगा सकते हैं आप, उठा करके ऐसे इसके बगल में लगा देंगे। ठीक है, तो NaCl यहाँ से रिएब्जॉर्ब हो रहा है और यहाँ से क्या हो रहा होगा, NaCl रिलीज हो रहा है। देखो ये NaCl रिलीज करके दिखाया गया, NaCl रिलीज करके दिखाया गया। एक तरफ से उठाता है, एक तरफ रिलीज करता है, वही हमारा डायग्राम भी बता रहा है। देखो यहाँ से NaCl को उठा करके वासा रेक्टा लेकर आता है, यहाँ पर NaCl रिलीज कर देता है और यहाँ से क्या कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब करके आगे चला जा रहा है। ठीक है, वाटर यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा निकल जाता है, इसी चक्कर में क्या करता है, यूरिन का कंसंट्रेशन हो पाता है। ठीक है, और इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी। क्या देखेंगे, रेगुलेशन ऑफ किडनी देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ किडनी देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, कैसे, देखो अब ये किडनी के फंक्शन को, ठीक है, फिल्ट्रेट बन रहा है, कितना फिल्ट्रेट बन रहा है और कितना यूरिन बनेगा, जीएफआर कितना है, कितना जीएफआर होना चाहिए, इसको ही जो है कौन कंट्रोल करता है, हमारे पास जो है हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग मैकेनिज्म है जिससे जो है हमारे किडनी के फंक्शन को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, जैसे एक तो होता है हमारा हाइपोथैलेमस जो हमारे किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है, दूसरा JGA, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस के बारे में हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, कैसे ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, अभी हम लोग फिर से इसको देख लेंगे और डिटेल में कैसे कंट्रोल करता है। और उसके साथ में हार्ट भी जो है, हार्ट भी क्या करता है, किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है, कितना जीएफआर बनना चाहिए, कितना नहीं बनना चाहिए, ये सब जो है, ये सारी चीजें जो है मिल करके हाइपोथैलेमस, JGA और हार्ट जो है रेगुलेट करवाते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कैसे रेगुलेट करवाता है। तो हाइपोथैलेमस की बात करें, अगर मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड का लॉस हो जाए, ठीक है, या फिर बॉडी फ्लूइड क्या है, ब्लड ही है, ब्लड का अगर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बॉडी फ्लूइड अगर कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। मान लीजिए आपके घर में मोटर लगी हुई है जो पानी को निकालती है। ठीक है, अब वाटर कह सकते हैं, सिंपली हम लोग कहें कि जिस जगह से पानी हम लोग निकाल रहे हैं वहां पर पानी ही कम हो जाएगा, तो मोटर भी क्या करेगा, कम पानी निकालेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी क्या है कि हमारा हार्ट क्या है, एक मोटर के जैसा है। अब उसको जितना ब्लड मिलेगा उतना ही पंप करेगा। अब ब्लड का ही, बॉडी के अंदर ब्लड का ही कंसंट्रेशन कम हो चुका है, या फिर ब्लड का अमाउंट, ब्लड का वॉल्यूम ही कम हो गया है, तो कम ब्लड भी पंप करेगा वो। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो किडनी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि किडनी क्या करेगा, ब्लड प्रेशर के ऊपर ही डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहेगा उतना ज़्यादा जीएफआर बनाएगा। अब ब्लड प्रेशर कम हो गया तो जीएफआर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तब इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं जो सेंस कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर कम हो चुका है। ठीक है, ब्लड प्रेशर कम हो चुका है तो ये हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट कर देंगे, और वहां से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ADH या फिर वैसोप्रेसिन हार्मोन बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन होते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मतलब क्या हो गया कि सिंपली हम लोग कह सकते हैं जीएफआर कम बन रहा होगा तो यूरिन कम बन रहा होगा। क्यों, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम था। तो इस केस में ये क्या करेंगे, ज़्यादा जीएफआर बनवाएंगे ताकि ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन हो सके, क्योंकि यूरिन का फॉर्मेशन होना कम हो चुका था। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, एक्ट ऑन द DCT, ये DCT के ऊपर काम करेगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ EA का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अगर हम लोग हेनरी लूप एक बार और बना दें, ये इसके अंदर जो ब्लड वेसल था ऐसे, ये क्या होता था, अफरेंट आर्टेरियोल, और ये क्या होता था, इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, अब इफरेंट आर्टेरियोल को दबा देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो जीएफआर ज़्यादा बनने लगेगा। अब जीएफआर ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, यूरिन भी ज़्यादा बनेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ये क्या होता है, एक फन फैक्ट है, क्या होता है, ये यहाँ पर ऐसे जब हेनरी लूप से जाएगा आगे की तरफ, तो मान लीजिए DCT है, क्या है, DCT, तो DCT के अंदर क्या करेगा, ये रीएब्जॉर्प्शन करवा देगा, यहाँ से जो है, यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा,
ब्लड के अंदर चला जाएगा, क्योंकि इसी के बगल से ब्लड वेसल गुजरती रहती है, तो ब्लड के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा करके, ब्लड प्रेशर बढ़वा करके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा करके क्या करेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ब्लड इंक्रीज कर देगा, ब्लड के अंदर वाटर का वॉल्यूम बढ़ा देगा। तो उस केस के अंदर देखो क्या कह रहा है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। अगर ब्लड के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम ऑब्वियस बात है बढ़ जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ा रहेगा। तो ब्लड के अंदर जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन करा करके जीएफआर भी क्या करेगा, बढ़ा देगा, सॉरी ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा देगा वाटर एब्जॉर्ब करके। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा और जीएफआर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, या फिर एक बार मैं आपको एक बार फिर से थ्रूली समझा देता हूँ। यहाँ पर बॉडी फ्लूइड कम हो गया था, जीएफआर कम हो गया था, ब्लड प्रेशर भी क्या हुआ था, कम हुआ था। उस केस में पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट हुआ, वैसोप्रेसिन या फिर एडीएच हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक चीज शायद मैंने उल्टा बता दिया, एक चीज मैंने उल्टा बता दिया था। मान लीजिए यहाँ पर यूरिन, मैंने पीछे बता दिया था यूरिन कम बन रहा होगा, ठीक है, तो यूरिन ज्यादा हो गया तो वहां पर उल्टा बता दिया मैंने। यहाँ पर मान लीजिए यूरिन क्या हो रहा है, ज्यादा बन रहा होगा, तो उस केस में एडीएच या फिर वैसोप्रेसिन क्या करेगा, यूरिन के अंदर जो वाटर लॉस हो रहा है उसको कम करके उसका एब्जॉर्प्शन करवाना चालू कर देगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाना चालू कर देगा। तो डीसीटी और इफरेंट आर्टेरियल के डीसीटी के ऊपर काम करेगा और इफरेंट आर्टेरियल के ऊपर काम करके क्या करेगा, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, वाटर एंड सोडियम का या फिर इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, जिस केस में क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और जीएफआर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जीएफआर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हाइपोथैलेमस। उसके आगे देखते हैं हम लोग जेजीए, क्या देखेंगे, जेजीए। ठीक है, जेजीए के फंक्शन को अगर हम लोग देखते हैं तो जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटस में देखिए ये कब एक्टिवेट होता है, मान लीजिए ब्लड प्रेशर कम हुआ है, किसी भी वजह से ब्लड लॉस हुआ है या फिर क्या क्या वजह है पता नहीं, कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर गिरा है, तो जीएफआर भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जैसे जीएफआर गिरता है ना, जो जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटस की जेजी सेल्स होती हैं, आप लोग को ध्यान होना चाहिए, पीछे मैंने बताया हुआ जेजी सेल्स क्या होती हैं। ठीक है, जेजी सेल्स क्या होती थी, मैकुला डेंसा और ग्रेनुलर सेल्स, मैकुला डेंसा और ग्रेनुलर सेल्स होती थी, उनको हम लोग क्या बोलते थे, जेजी सेल्स। आपको ये पीछे वाले लेक्चर को देखना पड़ेगा तभी जो है ये समझ में आएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो पीछे के लेक्चर देखिएगा। तो जेजी सेल्स क्या करते हैं, रेनिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। अब रेनिन हार्मोन क्या करते हैं, हमारे लीवर के अंदर से एक केमिकल रिलीज होता रहता है हमेशा, जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन के ऊपर ये काम करेगा रेनिन और इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन 1 में। अब ये एंजियोटेंसिन 1 क्या होता है, ये हमारे लंग्स के अंदर जाता है। कहाँ पर, ये लंग्स है हमारा, लंग्स के अंदर जाएगा और लंग्स के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस एंजाइम या फिर एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम या फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है। ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। मतलब मान लीजिए ब्लड वेसल ऐसे फैली हुई है तो इसको क्या करेगा, पतला कर देगा दबा करके। ठीक है, पतला कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या करेगा, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है तो इफरेंट आर्टेरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा। ठीक है, ये हेनेरी लूप है, हेनेरी लूप के अंदर जो ब्लड वेसल रहता है, फिर से बना दूं अगर मैं, एक क्या हो गया अफरेंट आर्टेरियोल, एक क्या हो गया इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल को ये दबा करके क्या करेगा, उसके अंदर प्रेशर बढ़ा देगा, प्रेशर बढ़ा देगा तो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा तो जीएफआर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा जीएफआर बनने लगेगा। और उसके साथ में क्या करता है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर भी काम करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड लगी हुई होती है जिसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक एड्रिनल मेडुला और एक एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर काम करेगा और वहाँ से रिलीज कराता है एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन कहाँ पर काम करेगा, डीसीटी के ऊपर काम करता है, और डीसीटी से क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। जब एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर करवाएगा तो ब्लड के अंदर क्या होगा, वाटर का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। उस केस में क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और जीएफआर तो हम लोगों ने बढ़ा ही लिया था। ठीक है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा और जीएफआर भी बढ़ जाएगा। ऐसे तो ये जेजीए काम करता है। ठीक है, जेजीए का ऐसे ये फंक्शन होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, दूसरा हार्ट की बात करते हैं। देखिए ये वाला काम जो था, ये वाला जो जेजीए का फंक्शन था, इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म भी बोलते हैं इसको।
रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो रेनिन हार्मोन इन्वॉल्व है और एंजियोटेंसिन हार्मोन इन्वॉल्व होता है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का और जीएफआर को बढ़ाने का काम कर रहे होते हैं। आगे देखें, अगर हम लोग हार्ट की बात करते हैं तो मान लीजिए हार्ट के अंदर जो है ब्लड प्रेशर, या फिर कह सकते हैं बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो हार्ट के वाल के ऊपर भी क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा आएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो उस केस में उसको ज़्यादा प्रेशर भी एग्जर्ट करना पड़ रहा है ताकि ब्लड को पंप कर सके। तो उस केस में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है एट्रिया के अंदर, जो हार्ट की बात करें, अगर हार्ट अपर चैम्बर को क्या बोलते हैं, एट्रिया बोलते हैं ना, तो एट्रिया की वॉल के अंदर क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है, और एट्रिया की वॉल क्या करती है, एएनएफ हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसका नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। इसके पहले जितने भी हार्मोन हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, एंजियोटेंसिन और वैसोप्रेसिन या फिर एडीएच हार्मोन क्या करते थे, यूरिन के कंसंट्रेशन को कम करते थे, क्योंकि ब्लड प्रेशर भाई गिर गया है तो वाटर को एब्जॉर्ब करके जो है हमको ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है, तो इस केस में यूरिन कम बनेगा, मतलब पीछे के केस में यूरिन कम बनेगा, लेकिन ये उसका जस्ट उल्टा काम करता है, एडीएच और वैसोप्रेसिन और एंजियोटेंसिन के जस्ट उल्टा काम करता है। यहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ा है, जीएफआर ज़्यादा बन रहा होगा, ठीक है, तो इस केस में क्या करेगा, मतलब ब्लड के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो एएनएफ क्या करेगा, वैसोडाइलेशन करा देगा और बीपी भी गिराएगा, बीपी भी क्या करता है, गिराता है, और इसके केस में ये उल्टा काम कर रहा है, तो इसमें जो है यूरिन भी ज़्यादा बनेगा, इसी वजह से इसका नाम क्या है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है, इसका नाम क्या पड़ता है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। इसमें जो है यूरिन की मदद से वाटर का लॉस भी करवा देगा, ठीक है, ताकि जो है ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाए, और ब्लड वेसल को डायलेट भी करा रहा है, मान लो ब्लड वेसल पहले से पतली थी, अब इसको चौड़ा कर देगा, तो वैसे भी क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नोट पॉइंट में बताया, एएनएफ मैकेनिज्म एक्ट एज चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन की मैकेनिज्म की वजह से अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस केस में क्या होगा, एट्रिया की वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट होगा, तो ये उसके उल्टा काम करेगा, मतलब इसको रोकने का काम करेगा, चेक मतलब हो रहा है यहाँ पर रोकना, एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को क्या करेगा, रोकने का काम करेगा, कि भाई बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, अब इसको कंट्रोल करो या फिर इसको कम कर दो, ठीक है। ये हो गया आपका जो है तीसरा पॉइंट, ठीक है, हाँ, तीसरा हाइपोथैलेमस हो गया, जेजीए हो गया, और ये हार्ट हो गया, हार्ट में वल लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये तीसरा है, ठीक है। नेक्स्ट है मिक्चुरेशन। अब हम लोग देखेंगे यूरिन कैसे रिलीज होता है, ठीक है, यूरिन को हम लोग कैसे रिलीज करते हैं, या फिर यूरिन के यूरिनेशन के प्रोसेस को रेगुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ब्लाडर है, ये ब्लाडर के अंदर मान लीजिए क्या हो गया है, ब्लाडर के अंदर ढेर सारा यूरिन भरा हुआ है, ढेर सारा यूरिन भरा हुआ है। अब ढेर सारा यूरिन जब भर जाएगा तो ब्लाडर के वॉल के ऊपर प्रेशर जनरेट होगा, ब्लाडर के वॉल के ऊपर प्रेशर जनरेट होगा। उस केस में क्या होगा, इसके ऊपर ब्लाडर के वॉल के ऊपर जो है कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, न्यूरो रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, जो सेंस करते हैं कि भाई ब्लाडर जो है भर चुका है, यूरिन से भर चुका है, ठीक है। तब ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेच होकर के यहाँ पर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ये क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं टू द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। क्या करेगा, ये यूरिनरी ब्लैडर का जो है स्ट्रेच होने की वजह से सिग्नल भेजेगा, किसकी मदद से, सेंसरी नर्व की मदद से। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमारे बॉडी के पास में कोई सेंसेशन आता है जो ब्रेन को सिग्नल भेजना है, ठीक है, जो ब्रेन को सिग्नल भेजना है, तो उस केस में क्या होता है कि सेंसरी नर्व क्या करते हैं, बॉडी ऑर्गन से ब्रेन के पास में सिग्नल लेकर के जाते हैं, और जो हमारा ब्रेन कोई मैसेज अगर ट्रांसमिट करना चाहता है तो मोटर नर्व के थ्रू जो है सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, मोटर नर्व के थ्रू सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिग्नल भेजेगा, सेंड वॉलंटरी सिग्नल टू द सीएनएस। वॉलंटरी सिग्नल मतलब भाई कि सिग्नल देगा कि अब उसकी इच्छा जाहिर कराए कि उसको यूरिनेशन करना है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सिग्नल भेजेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर देखो पासेस मैसेज ऑन द मोटर नर्व। अब सीएनएस क्या करेगा, अब सिग्नल को मोटर नर्व के थ्रू भेजेगा, सिग्नल को मोटर नर्व के थ्रू भेजेगा, कहाँ पर, स्फिंक्टर के पास में, ठीक है, जो स्फिंक्टर लगे हुए थे उनके पास में भेजेगा, और उनके पास उसके बाद क्या कराएगा, इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑन स्मूथ मसल और ब्लाडर। तो जो ब्लाडर का स्मूथ मसल होता है उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, प्रेशर जनरेट करवाएगा कि भाई अब यूरिनेशन करने का सिग्नल जनरेट करो, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, स्टिमुलेट द रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर। जो यहाँ पर स्फिंक्टर लगा हुआ है, ये देखो जो स्फिंक्टर लगा हुआ है, इसको रिलैक्स करवाएगा। अब रिलैक्स करवाएगा, जैसे ही रिलैक्सेशन होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, मिक्चुरेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलीज ऑफ यूरिन बोल देते हैं, रिलीज ऑफ यूरिन बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है यूरिनेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। आगे देखें अगर हम लोग, अब रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन द एक्सक्रीशन, और कौन से ऑर्गन्स हैं भाई,
जो रोल प्ले करते हैं इन द एक्सक्रीशन, तो देख लेते हैं अगर, तो देखो एक ऑर्गन तो हमारा लंग्स हो जाता है, दूसरा लीवर हो जाता है, तीसरा क्या हो जाता है, स्किन हो जाता है। ये 3 अलग अलग ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के अंदर जो क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं अदर देन किडनी। किडनी तो हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ही, ठीक है, किडनी हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो है ही, उसके साथ में ये भी ऑर्गन जो है थोड़ा सा एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं, कुछ मटेरियल का एक्सक्रीशन कर देते हैं। जैसे लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है रिलीज करता है। भाई ये हम सबको पता है, हम लोगों ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा हुआ है। तो क्या करता है ये, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है 1 मिनट में 200 मिलीलीटर, ठीक है, 1 मिनट में 200 ml जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। उसके साथ में वाटर भी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। आप लोगों ने ठंडी में देखा होगा ना, जब हम लोग भाप ऐसा सांस बाहर छोड़ते हैं ऐसा लगता है भाप निकल रहा है, ठीक है, तो वाटर ही होता है, वेपर के फॉर्म में। गर्म होता है तो अंदर वेपर के फॉर्म में होता है, बाहर जैसे आता है एटमॉस्फेयर ठंडा होने की वजह से भाप के रूप में हमको दिखाई देता है। तो वाटर वेपर के फॉर्म में भी ये रिलीज करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लीवर की बात करते हैं तो लीवर क्या करता है, बाइल रिलीज करता है। बाइल क्या है, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और इसके अंदर क्या क्या होता है, बिलीरुबिन होता है, बिलीवर्डिन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, वेस्ट कोलेस्ट्रॉल, सब ये सब वेस्ट मटेरियल है। डिग्रेडेड स्टेरॉइडल हार्मोन, मान लीजिए कुछ हार्मोन्स थे उनका ब्रेकडाउन हो चुका है तो उनको भी जो है ये रिलीज करेगा। मतलब कैसे हार्मोन्स है, स्टेरॉइडल हार्मोन, ठीक है, स्टेरॉइडल मतलब फैटी हार्मोन्स। और कुछ विटामिन होते हैं इनका ब्रेकडाउन करेगा। कुछ ड्रग्स जो दवाएं हम लोग लेते हैं वो भी लीवर ब्रेकडाउन करके जो है बाइल के फॉर्म में जो है रिलीज कर देता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, पास आउट थ्रू द डाइजेस्टिव वेस्ट। ये सब रिलीज कैसे होता है, जो हम खाना खाते हैं वहां पर क्या होता है, बाइल जूस रिलीज होता है ना, तो बाइल जूस के साथ में जो है ये हमारा जो है एक्सक्रीटरी वेस्ट, जो हमारा नॉर्मल फूड वेस्ट होता है उसी के साथ में बाइल भी एक्सक्रीटरी वेस्ट के रूप में निकल जाता है बाहर, ठीक है। नेक्स्ट स्किन की बात करते हैं तो स्किन के पास 2 ग्लैंड्स होती हैं, एक तो स्वेट ग्लैंड होता है और एक सेबेसियस ग्लैंड होता है। स्वेट ग्लैंड मतलब पसीना निकलने का, भाई गर्मी में बहुत पसीना निकलता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है, गर्मी में बहुत पसीना निकलता है। कहाँ से निकलता है, स्वेट ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। अब स्वेट ग्लैंड का कंसंट्रेशन की बात करें, क्या क्या होता है उसके अंदर, NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड, वाटर, ये सारी चीजें जो है ये एक्सक्रीट करता है थ्रू द स्वेट ग्लैंड। अब स्वेट ग्लैंड का मेन काम क्या होता है, ये देखो स्वेट ग्लैंड का मेन काम क्या होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन। क्या काम होता है भाई, कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। हमारे बॉडी सरफेस को गर्मी में जो है ठंडक प्रदान करने का काम करते हैं, ताकि हमारी स्किन कैसी रहे, कूल रहे, ठीक है, गर्म ना हो जाए, ठीक। नेक्स्ट है सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड क्या करता है, सीबम रिलीज करता है। सीबम क्या है, एक प्रकार का ऑयल कह सकते हैं, थोड़ा सा ऑयली। देखो हम लोग गर्मी में या फिर ऐसे मौसम में देखो क्या होता है, नोज वगैरह पे, फेस वगैरह पे क्या होता है, स्किन ऑयली हो जाती है। तो क्यों होती है, ये सेबेसियस ग्लैंड की वजह से, क्योंकि सेबेसियस ग्लैंड क्या करता है, ऑयल या फिर सीबम रिलीज करता है, उसी को सीबम बोलते हैं। अब इसके अंदर 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 क्या क्या चीजें हैं, ऑयल का ही, या फिर कह सकते हैं सीबम के अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ केमिकल मिल करके सीबम बना रहे हैं। जैसे स्टेरॉल होता है, हाइड्रोकार्बन्स है, और कुछ वैक्सेस होते हैं, ये मिलकर के सीबम का फॉर्मेशन करते हैं। और इनका फंक्शन क्या हो जाता है, प्रोटेक्टिव ऑयल कवरिंग ऑन द स्किन। ये क्या करते हैं, स्किन के ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव ऑयल कवरिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, माइक्रोब्स वगैरह, पैथोजन वगैरह जो है पेनिट्रेट करके हमारे स्किन के थ्रू अंदर नहीं जा पाते हैं, ठीक है। ये काम हो गया हमारा सेबेशियस ग्लैंड का, ठीक है। और ये 3 ऐसे ऑर्गन्स होते हैं अदर देन किडनी जो थोड़ा सा केमिकल वेस्ट भी एक्सक्रीट करते हैं हमारे बॉडी से, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहला है यूरेमिया। यूरेमिया में क्या होता है, यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा इन द किडनी। यूरिया का कंसंट्रेशन इन द किडनी बढ़ जाता है। अब ये होगा क्यों, ऑब्वियस बात है, किडनी का काम क्या है, किडनी का काम है यूरिया को फिल्टर करके बाहर निकालना थ्रू द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। लेकिन यहाँ पर किडनी सही से काम नहीं कर पाती है, उस केस में क्या हो जाएगा, यूरिया जो है बढ़ने लगेगा हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। तो कह रहा है कि माल फंक्शनिंग, मतलब किडनी सही से काम नहीं कर रहा है, इसी को बोलते हैं माल फंक्शनिंग। नेक्स्ट क्या कर रहा है, किडनी फेलियर हो सकता है, मान लो किडनी ही फेल हो जाए। अब ऑब्वियस बात है, माल फंक्शनिंग है तो किडनी अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो किडनी फेल हो गया अपना काम करने में, तो इसको बोलते हैं किडनी फेलियर, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, इसकी वजह से ब्लड के अंदर यूरिया एक्यूमुलेट होने लगेगा, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो पहला भाई जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, अगर मान लो किडनी थोड़ा मोड़ा जो है अभी काम चलाऊ लायक है तो हीमोडायलिसिस करके जो है हम लोग काम चला सकते हैं, या फिर किडनी एकदम से खराब हो गई है तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। हीमोडायलिसिस की बात करें तो हीमोडायलिसिस में आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो हीमोडायलिसिस में हीमोडायलिजर एक मशीन होती है ऐसे, इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे ट्यूब्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे ट्यूब्स लगे हुए होते हैं।
ठीक है, ऐसे ट्यूब्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। और ये ट्यूब क्या होता है, मान लीजिए ये कोई ऑर्गन है, ये कोई ऑर्गन है, यहाँ से जो है, यहाँ से ब्लड वेसल के अंदर से जो है इसको कनेक्ट कर दिया जाता है ऐसे, ठीक है। और फिर यहाँ से भी कनेक्ट कर दी, यहाँ से ब्लड को लिया जाता है, यहाँ से ब्लड को वापस से बॉडी के अंदर डाला जाता है। ये मशीन है। अब मशीन के अंदर क्या होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है, एक लिक्विड भरा हुआ होता है जो कि सेम एज प्लाज्मा होता है। जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है ना, उसी के जैसा जो है लिक्विड यहाँ पर भरा हुआ है। प्लाज्मा या फिर ब्लड प्लाज्मा बोल सकते हैं आप लोग, ठीक। लेकिन इसके अंदर क्या है, वेस्ट मटेरियल नहीं भरा हुआ है, ठीक है। और इसमें एक चीज और आपको बता दूं मैं, अगर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है एक ऐसे ट्यूब या फिर कह सकते हैं एक क्या बोल सकते हैं उसको, फिलर टाइप का जो है कह सकते हैं, एक कनेक्शन लगा हुआ होता है, जहां से क्या होगा, न्यू मटेरियल को फिल किया जाता रहेगा, न्यू प्लाज्मा को फिल करते रहेंगे। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है हम लोग कह सकते हैं यूज्ड प्लाज्मा को रिमूव करते रहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यूज्ड प्लाज्मा को रिमूव करते रहेंगे। क्यों, क्योंकि भाई अब यहाँ के अंदर जो है, जो हम लोगों ने लिक्विड एज प्लाज्मा भरा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, जो ब्लड आता है इस मशीन के अंदर, उसमें से जो यूरिया या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं इस लिक्विड के अंदर, उस लिक्विड के अंदर ये रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ऐसे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो अगर ये फ्रेश लिक्विड रहेगा तभी तो एब्जॉर्ब होगा। अगर मान लो बाहर भी गंदा लिक्विड है, ब्लड के अंदर भी गंदा मतलब यूरिया भरा हुआ है, तो उस केस में तो कोई एक्सचेंज होगा ही नहीं ना, उस केस में कोई एक्सचेंज ही नहीं होगा। तो इसी वजह से जो है इसमें बार बार फ्रेश लिक्विड भरते रहते हैं, ताकि जो है वो ब्लड के अंदर से वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करते रहे और यहाँ पे यूज लिक्विड को निकालते रहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ये हमेशा फ्रेश बना रहेगा, और ब्लड को जो है हम लोग बॉडी के बाहर निकाल करके उसका डायलिसिस करते हैं या फिर उसका फिल्ट्रेशन करते हैं, उसके अंदर से यूरिया और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल लेते हैं और फिर ब्लड को वापस से बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग हीमोडायलिसिस, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम होता है किडनी से रिलेटेड, रीनल कैलेकुली, इसको बोलते हैं किडनी स्टोन। क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन बोलते हैं। किडनी में स्टोन बन जाता है। क्यों बन जाता है भाई, क्यों बन जाता है, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे सॉल्ट भरे हुए होते हैं ब्लड के अंदर। जब फिल्ट्रेट रिलीज होता है ना, जब फिल्ट्रेट बनता है तो उसके अंदर ढेर सारे सॉल्ट होते हैं, तो बहुत बार वो सॉल्ट क्या हो जाते हैं, क्रिस्टलाइन हो जाते हैं, मतलब जम जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइज्ड ऑक्सलेट सॉल्ट, ठीक है। ये क्रिस्टलाइज्ड ऑक्सलेट सॉल्ट क्या करता है, स्टोन बना लेता है, ऐसे छोटे छोटे हमारे किडनी के अंदर स्टोन बना, जम जम के स्टोन बना लेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन बोलने लगते हैं, ठीक है। ये तो ये प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, जो हमारा किडनी का ग्लोमेरुलस था, ठीक है। ग्लोमेरुलस हम लोगों ने देखा था क्या था, ये बोमन्स कैप्सूल है, उसके अंदर क्या था, ब्लड कैपिलरीज ऐसे भरा हुआ है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलने लगते थे हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलने लगते थे, मालपिगियन बॉडी बोलते थे। और इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, ग्लोमेरुलस बोलते थे। अब ये ग्लोमेरुलस में ही क्या हो गया, इन्फेक्शन। अब ग्लोमेरुलस में इन्फेक्शन हो गया तो जीएफआर वगैरह सही से नहीं बनेगा, ठीक है। किडनी का फंक्शन भी क्या होगा, अफेक्ट होगा। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, और इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो आपको याद रखना है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। इसकी वजह से जो है यूरिनेशन, ब्लीडिंग, मतलब यूरिन के अंदर ब्लड वगैरह आने लगता है, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। एक डायग्राम यहाँ पर था थोड़ा सा, ये कौन सा डायग्राम था, ये हीमोडायलिसिस वाली मशीन है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये मशीन ऐसे लगा हुआ होता है, एक तरफ से ब्लड लिया हुआ है, एक तरफ से ब्लड वापस से बॉडी के अंदर रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेश डिस्टिल्ड फ्लूइड डाला जाता है और यहाँ से निकाल लिया जाता है जो यूज होता है, ताकि जो है ब्लड जो है फ्रेश यहाँ पर रिलीज होता रहे, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न को विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और हम लोग नए हैं तो सपोर्ट भी करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारे सारे जो जितने भी PDF नोट्स हैं ना, वहाँ पर आप आकर के डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट करा करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है।
तो अभी के लिए धन्यवाद आप सभी का।